बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम कैरोलिन एज को कवर करेंगे। कैरोलिन एज का टाइम स्पेन है 1625 टू 1649। यानी 1625 में जब जेम्स फर्स्ट की डेथ होती है तो मोनार्की उनके बेटे चार्ल्स फर्स्ट के हाथ में आ जाती है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस एज से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगी। यानी इस एज के जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, उनकी मौत नेचुरल नहीं होती, यानी उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, बल्कि उनको बीहेड किया जाता है, और वो भी कॉमन पीपल के सामने। यानी उनका सर जो उनके जिस्म से, उनके शरीर से अलहदा कर दिया जाता है, वो भी पूरी पब्लिक के सामने। और ये ऐसा ब्रिटेन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी किंग को पूरे क्राउड के सामने, आम पब्लिक के सामने बीहेड कर दिया गया हो। और इसी एज में थिएटर्स को बंद किया गया था। यानी प्यूरिटन्स ने 1642 में थिएटर को बैन कर दिया गया था। यानी वो थिएटर्स जो कि एलिजाबेथन एज में अपनी पीक पे थे, उनको 1642 में बैन कर दिया गया, और ऐसा प्यूरिटन्स ने किया था। और इसी एज में इंग्लिश सिविल वार भी होती है। अब वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ और कैरोलिन एज को शुरू से पढ़ते हैं। इन कैरोलिन एज चार्ल्स फर्स्ट वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड। कैरोलिन एज में जो किंग थे वो चार्ल्स फर्स्ट थे। ही वाज द सन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के बेटे थे ये। द लैटिन वर्ड फॉर चार्ल्स फर्स्ट इज कैरोलस। यानी जो लैटिन वर्ड है चार्ल्स का वो कैरोलस है, और कैरोलस से ही कैरोलिन एज नाम पड़ता है। He was the king of 3 kingdoms, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। अपने बाप की तरह ये भी 3 किंगडम्स को रूल करते थे, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड है। चार्ल्स फर्स्ट वाज बोर्न इन 1600 में ये पैदा होते हैं। चार्ल्स फर्स्ट जब पैदा होते हैं तो ये फिजिकली बहुत वीक होते हैं। इवन जब 1603 में जेम्स फर्स्ट को इंग्लैंड जाना पड़ता है क्रॉनिंग सेरेमनी के लिए, कोरोनेशन के लिए, तो ये चार्ल्स फर्स्ट को यहाँ स्कॉटलैंड में ही छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फिजिकली वीक होते हैं और सफ़र की सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये लोग चार्ल्स फर्स्ट को लिए बिना ही इंग्लैंड चले जाते हैं कोरोनेशन के लिए। चार्ल्स फर्स्ट इतने वीक होते हैं कि 3 साल तक तो ये ठीक से बोल भी नहीं पाते। यानी जब बोलते थे तो हकलाते थे, अटक अटक के बोलते थे। इसके साथ साथ ये शॉर्ट हाइटेड भी थे। एक बुक रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी हाइट 5 फुट एंड 4 इंच थी। यानी उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये इंग्लैंड के शॉर्ट हाइटेड किंग थे। और जब इनकी तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो 1604 में इनको भी स्कॉटलैंड से इंग्लैंड बुला लिया जाता है, और ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि चार्ल्स फर्स्ट चॉइस नहीं थे किंग बनने के लिए, बल्कि फ़र्स्ट चॉइस इनके बड़े भाई हेनरी फ्रेडरिक थे। हेनरी फ्रेडरिक ने किंग बनना था, बट इन 1612 में उनकी एक फीवर की वजह से डेथ हो जाती है। हेनरी फ्रेडरिक डाइड इन 1612 में उनकी डेथ हो जाती है, और तब से ही चार्ल्स फर्स्ट को ये अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट किंग वो बनेंगे। यानी उनके बड़े भाई हेनरी फ्रेडरिक की 18 साल की उम्र में जब डेथ हो जाती है तो चार्ल्स फर्स्ट को ये एहसास होता है कि अब उन्होंने ही नेक्स्ट किंग बनना है। तो चार्ल्स फर्स्ट ने खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अब चार्ल्स फर्स्ट बहुत शाई पर्सन थे, रिजर्व पर्सन थे, किसी से ज़्यादा बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, बहुत ही इनोसेंट थे। तो बहुत टाइम लगा इनको अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट करने में। चार्ल्स फर्स्ट वाज द ओनली किंग इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हु वाज बीहेडेड। यानी ब्रिटेन की हिस्ट्री में ये पहले किंग थे जिन्हें बीहेड किया गया था। अब क्या रीजंस थी, ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस आ गए कि एक किंग को उसी की पब्लिक के सामने बीहेड करना पड़ा। रीजंस वाई चार्ल्स फर्स्ट वाज बीहेडेड। यहाँ हम पढ़ेंगे कि किन रीजंस की वजह से चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड करना पड़ा। तो फर्स्ट है रिलीजियन, यानी मैरिज। चार्ल्स फर्स्ट मैरिड अ कैथोलिक गर्ल नेम्ड हेनरिटा मारिया। चार्ल्स फर्स्ट ने एक कैथोलिक गर्ल जो हेनरिटा मारिया होती है उससे शादी कर ली होती है। दिस ऑफेंडेड मैनी इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स। तो ये चीज़ प्रोटेस्टेंट्स को बहुत गुस्सा दिलाती है, क्योंकि वो खुद भी प्रोटेस्टेंट होते हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट, और पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं वो भी प्रोटेस्टेंट होते हैं।
तो ये चीज़ उनको बहुत गुस्सा दिलाती है कि जो किंग है उन्होंने कैथोलिक गर्ल से शादी कर ली है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में 2 सेक्ट्स होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। ये दोनों सेक्ट्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे से नफरत करते हैं। कैथोलिक जो है वो प्रोटेस्टेंट को पसंद नहीं करते और प्रोटेस्टेंट जो है वो कैथोलिक को पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो किंग हैं इंग्लैंड के वो खुद तो प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन उन्होंने शादी जिससे की है हेनरिटा मारिया, वो कैथोलिक हैं। अब ये कैथोलिक प्रिंसेस हैं तो जाहिर बात है इनके बच्चे भी कैथोलिक होंगे। तो इंग्लैंड के ये लोग ये नहीं चाहते थे कि उनका जो नेक्स्ट किंग बनेगा वो एक कैथोलिक हो, क्योंकि आपने देखा कि जब मैरी फर्स्ट का टाइम था तो किस तरह मैरी फर्स्ट ने इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया था, इवन उनको जिंदा जला दिया गया था। बहुत ब्लड शेड हुआ था और इंग्लैंड के लोग अब ये दोबारा वही माहौल नहीं चाहते थे। नेक्स्ट रीज़न है हैवी टैक्स, यानी चार्ल्स फर्स्ट ने पब्लिक पे हैवी टैक्स इम्पोज कर दिए थे। इन्हें शिप मनी भी कहा जाता है। अर्लियर कलेक्शन ऑफ शिप मनी हैड बीन ऑथोराइज्ड ओनली ड्यूरिंग वार्स एंड ओनली ऑन कोस्टल रीजन, यानी शुरू में तो जो ये शिप मनी थे, ये जो टैक्स था, ये सिर्फ वार के दौरान कलेक्ट किया जाता था या सिर्फ कोस्टल रीजन्स में होता था। बट चार्ल्स फर्स्ट सेड एवरीवन हैज़ टू पे शिप टैक्स, चाहे वो कोस्टल रीजन में हो चाहे वो इनलैंड में हो, तो सब लोगों ने टैक्स पे करना है। देन पीपल अगेन ऑफेंडेड, तो जो लोग होते हैं तो वो दोबारा इस पे गुस्सा हो जाते हैं। तो दूसरी रीज़न हो गई टैक्स। थर्ड रीज़न है टायरनी, यानी डिक्टेटरशिप। चार्ल्स फर्स्ट ने इंग्लैंड में एक डिक्टेटर की तरह रूल किया था। वो किसी की नहीं सुनते थे, इवन के पार्लियामेंट की भी वो बात नहीं मानते थे, तो पार्लियामेंट भी इनके अगेंस्ट हो गई। अब किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर थे उन्हें रॉयलिस्ट कहा जाता था, और पार्लियामेंट में जो लोग बैठते थे वो पार्लियामेंटेरियंस कहलाते थे और वो प्यूरिटन्स थे। अब पार्लियामेंट और किंग चार्ल्स फर्स्ट के दरमियान में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर थे उनको रॉयलिस्ट कहा जाता है, और पार्लियामेंट में जो बैठते थे वो पार्लियामेंटेरियंस थे और उन्हें प्यूरिटन्स कहा जाता है। रॉयलिस्ट को कवेलियर्स भी बोला जाता है, यानी जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर्स थे उनको कवेलियर्स भी बोला जाता है। और प्यूरिटन्स जो थे वो राउंड हेड्स थे, यानी उनके जो सर थे वो राउंड शेप में शेप्ड थे। चार्ल्स फर्स्ट रिस्ट्रिक्टेड पार्लियामेंट्री मीटिंग्स फॉर 11 ईयर्स। एक टाइम पे 11 साल के लिए चार्ल्स फर्स्ट ने पार्लियामेंट्री मीटिंग्स नहीं बुलाई। चार्ल्स फर्स्ट वाज रूलिंग लाइक अ डिक्टेटर, वो एक डिक्टेटर की तरह इंग्लैंड को रूल कर रहे थे। दैट्स वाई द पीपल ऑफ द इंग्लैंड एंड द पार्लियामेंटेरियंस डिड नॉट लाइक किंग चार्ल्स फर्स्ट। इसी वजह से इंग्लैंड के लोग और पार्लियामेंटेरियंस भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। यहाँ मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स नोट की हैं कवेलियर्स और राउंड हेड्स की। कवेलियर मेंबर ऑफ द एरिस्टोक्रेसी, ये मेंबर थे एरिस्टोक्रेसी के। ये बहुत अमीर होते थे, इसीलिए ये किंग चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे। लॉन्ग फ्लोइंग हेयर एंड विग्स, इनके लंबे बाल होते थे या कुछ लोग विग्स भी पहनते थे। इलेबोरेट क्लोथ्स, प्लम्ड हेड्स, सेल्फ कॉन्शियसली एलिगेंट पोज, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते थे। प्रो कैथोलिक एंड एंटी प्यूरिटन्स, यानी ये प्रो कैथोलिक थे एंड एंटी प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स को पसंद नहीं करते थे। बिलीव्ड इन डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग पे बिलीव करते थे, यानी एब्सोल्यूट मोनार्क के हामी थे। नेक्स्ट है राउंड हेड्स। सोशल क्लास लोअर देन द एरिस्टोक्रेसी, यानी कि ये सोशल क्लास से इनका ताल्लुक था। नेक्स्ट शॉर्ट हेयर, इनके बाल शॉर्ट होते थे। प्लेन ड्रेस, डायरेक्ट इन मैनर्स, प्यूरिटन विथ स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स, यानी ये बहुत सख्त किस्म के मजहबी लोग थे। बिलीव्ड इन लिमिट्स टू किंग्स रूल, ये बिलीव करते थे कि किंग्स के जो रूल है वो लिमिटेड होना चाहिए। ये डिवाइन राइट्स ऑफ किंग के हामी नहीं थे। नेक्स्ट जो 4 रीज़न है किंग को बिहेड करने की, वो है वॉर विद स्पेन, स्पेन से जंग। किंग जेम्स फर्स्ट वांटेड हिज सन चार्ल्स टू मैरी स्पेन प्रिंसेस। किंग जेम्स फर्स्ट जब जिंदा थे तो वो चाहते थे कि जो उनका बेटा चार्ल्स फर्स्ट है वो स्पेन की प्रिंसेस से शादी कर ले।
बिकॉज ही वांटेड पीस बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन, क्योंकि वो इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान में पीस चाहते थे, अमन चाहते थे, शांति चाहते थे। यानी एलिजाबेथन एज में हम देखें तो जो स्पेनिश आर्मेडा होती है, जो वार होती है स्पेन के अगेंस्ट, तो ये चाहते थे कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक स्पेन के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो बिल्कुल पीस की बेस पे मेंटेन हो। और अगर स्पेन की प्रिंसेस से चार्ल्स फर्स्ट की शादी करा दी जाएगी तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, यानी स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान ताल्लुकात और अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसा चाहते थे किंग जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट के फादर। बट व्हेन दिस इशू डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट, लेकिन जब ये इशू पार्लियामेंट के सामने रखा गया, दे ऑफेंडेड, तो वो गुस्सा में आ गए। बिकॉज स्पेन इज़ कैथोलिक, क्योंकि जो स्पेन है वो एक कैथोलिक कंट्री है, सो प्रिंसेस वुड आल्सो भी कैथोलिक, तो इसीलिए उनकी जो प्रिंसेस है वो भी कैथोलिक होगी। अच्छा, ये मैं बात कर रही हूँ चार्ल्स फर्स्ट की हेनरिटा मारिया से शादी करने से पहले की, यानी कि उन्होंने हेनरिटा मारिया से बाद में शादी की थी। उससे पहले की ये बात है कि किंग चार्ल्स जेम्स फर्स्ट जो हैं वो इनकी शादी चार्ल्स फर्स्ट की स्पेन की प्रिंसेस से करवाना चाहते थे। तो पार्लियामेंट उस वक्त बहुत गुस्सा में आ गई कि वो एक कैथोलिक कंट्री है तो प्रिंसेस भी कैथोलिक होगी, इसीलिए हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। बट चार्ल्स फर्स्ट एंड ड्यूक ऑफ बकिंगम, ये जो कि एडवाइज़र थे किंग जेम्स फर्स्ट के, वेंट टू स्पेन, स्पेन जाते हैं टू आस्क फॉर हैंड ऑफ प्रिंसेस, प्रिंसेस का हाथ मांगने के लिए। यानी पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी के बावजूद चार्ल्स फर्स्ट जो हैं वो स्पेन जाते हैं ड्यूक ऑफ बकिंगम के साथ प्रिंसेस का हाथ मांगने के लिए। बट स्पेन पुट सम कंडीशंस इन फ्रंट ऑफ देम अबाउट कैथोलिसिज्म, लेकिन जो प्रिंसेस के फादर होते हैं, स्पेन के जो किंग होते हैं, वो इनके सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं, कुछ शर्तें रखते हैं कि आप कैथोलिसिज्म को अगर फेवर करोगे तो तभी ये शादी हो पाएगी। यानी स्पेन की प्रिंसेस जब वहाँ इंग्लैंड में जाएगी तो कैथोलिक्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाएं, लेकिन ये शर्तें नहीं मानी जाती। बकिंगम क्यूरल्ड विद स्पेन्स मिनिस्टर, जो बकिंगम है उसकी लड़ाई हो जाती है स्पेन के एक मिनिस्टर के साथ। व्हेन चार्ल्स फर्स्ट रीच इंग्लैंड विदाउट ब्राइड, जब चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड वापस आते हैं बिना ब्राइड को लिए हुए, स्पेन की प्रिंसेस के बिना आते हैं, पीपल वर हैप्पी, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बट बकिंगम हु डिस्प्यूट विद स्पेन्स मिनिस्टर, यानी जिसने लड़ाई की थी स्पेन के मिनिस्टर के साथ, वो बकिंगम, ही पुश्ड किंग टू डिक्लेयर वार विद स्पेन, तो वो किंग चार्ल्स फर्स्ट को पुश करते रहते थे कि वो ऐलान करें स्पेन के साथ जंग करने का, डिक्लेयर करें कि स्पेन के साथ जंग करेंगे। देन किंग जेम्स फर्स्ट डिक्लेयर्ड वार विद स्पेन इन 1624, तो जो किंग जेम्स फर्स्ट हैं वो 1624 में डिक्लेयर करते हैं कि वो स्पेन के साथ वार करेंगे। एंड किंग जेम्स फर्स्ट डाइड इन 1625, और उसके बाद 1625 में किंग जेम्स की डेथ हो जाती है और मोनार्की आ जाती है चार्ल्स फर्स्ट के हाथ में। 1625 में चार्ल्स क्राउन किंग बन जाते हैं और किंग बनने के कुछ ही माह बाद वो फ्रांस की प्रिंसेस हेनरिटा मारिया से शादी कर लेते हैं। लेकिन स्पेन से लड़ाई करने का जुनून अभी भी उनका ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी भी स्पेन से लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी जो कि किंग चार्ल्स के पास नहीं थे, क्योंकि पैसा होता था पार्लियामेंटेरियंस के पास। पार्लियामेंटेरियंस उस टाइम मनी हब माना जाते थे, यानी इंग्लैंड का जितना भी पैसा होता था वो सारा पार्लियामेंटेरियंस के पास होता था। यानी तमाम ट्रेडिंग कंपनीज़ जो हैं वो पार्लियामेंट को आके पैसा देती थी। इसके अलावा इंग्लैंड जो बाहर जाके कॉलोनीज़ बनाता था, वहाँ से जो पैसा आता था वो भी पार्लियामेंटेरियंस के पास था। यानी उस टाइम जो पैसे की ताकत थी वो पार्लियामेंटेरियंस के पास थी। अब चार्ल्स फर्स्ट को जब पता चलता है कि पैसा तो मुझे पार्लियामेंटेरियंस ही दे सकते हैं, तो वो एक पार्लियामेंटेरी मीटिंग्स बुलवाता है। तो यहाँ जिक्र होता है 5 पार्लियामेंटेरी मीटिंग्स का। 5 पार्लियामेंटेरी मीटिंग्स होती हैं जो कि चार्ल्स फर्स्ट बुलवाता है। फर्स्ट पार्लियामेंटेरी मीटिंग 1625 में होती है, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट डिमांड करता है कि उसे पैसा दिया जाए ताकि वो स्पेन के अगेंस्ट वार करे। अब पार्लियामेंटेरियंस नहीं चाहते थे कि वो स्पेन से जंग करे, इसलिए वो पैसा देने से इनकार कर देते हैं। वो चार्ल्स फर्स्ट को इनकार कर देते हैं कि तुम्हें देने के लिए हमारे पास एक अन्ना भी नहीं है। इस पे चार्ल्स फर्स्ट को आ जाता है गुस्सा और वो पार्लियामेंट को डिसोल्व कर देता है। लेकिन किंग चार्ल्स फर्स्ट को पैसा कहीं से भी नहीं मिलता। उसको पता लग चुका था कि जो पैसा है वो तो सिर्फ हमें पार्लियामेंटेरियंस ही दे सकते हैं। तो वो सेकंड टाइम मीटिंग बुलाते हैं पार्लियामेंटेरी की,
जो कि 1626 में होती है। तो ये दोबारा पार्लियामेंटेरियन से पैसे की डिमांड करता है और पार्लियामेंटेरियंस जवाब दे देते हैं कि भाई तुम्हारे इस एक्स्ट्रा वेगन्स के लिए, एक्स्ट्रा फजूल खर्ची के लिए हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यानी पैसा तुम पब्लिक पे लगाने की बजाय फजूल किस्म की जंगों में लगाने पे तुले हुए हो। तो पार्लियामेंटेरियन साफ इनकार कर देते हैं कि भाई हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है। अब दूसरी दफ़ा भी चार्ल्स फर्स्ट गुस्से में आके पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। अब जो चार्ल्स फर्स्ट हैं वो कुछ अपनी थोड़ी सी आर्मी लेके एक नेवल एक्सपीडिशन करते हैं, जो कि पोर साबित होती है। पोर नेवल एक्सपीडिशन करते हैं जिसमें उनको फेलर मिलता है, वार में फेलर मिलता है और बुरी तरह जंग हार के वापस आ जाते हैं। और इस बात पे जो पब्लिक है वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इवन के चार्ल्स फर्स्ट के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिक की प्रोटेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पब्लिक की प्रोटेस्ट को भी इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को फॉलो करता है। वो मानता है कि भाई जो किंग है वही हर चीज़ का हामी है, वही सब कुछ कर सकता है, पब्लिक उससे कोई सवाल नहीं कर सकती। वो सिर्फ गॉड को जवाब दे है और सिर्फ गॉड को ही जवाब देगा। बकिंघम मर्डर्ड 18 जून 1628। 1628 में जो इसका पॉलिटिकल एडवाइज़र था बकिंघम, जो इसको उल्टे किस्म के मशवरे देता था लड़ाइयों के, उसका मर्डर हो जाता है। तो पार्लियामेंट को दोबारा बुलाया जाता है, यानी किंग चार्ल्स फर्स्ट दोबारा तीसरी दफ़ा पार्लियामेंटेरी मीटिंग बुलाता है 1629 में। तो यहाँ ये डायरेक्ट ही बकिंघम के मर्डर का इल्ज़ाम पार्लियामेंटेरियंस पे लगा देते हैं। एक बंदा होता है जॉर्ज इलियट, सेंट टू प्रिजन इन टावर, उसे एक चार्ल्स फर्स्ट टावर में कैद कर देता है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का एक मेंबर होता है। जॉर्ज इलियट को चार्ल्स फर्स्ट बकिंघम के मर्डर में कैद कर लेता है। वो सोचता है कि इससे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो थोड़ा डर जाएंगे और मेरी बातों को मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और चार्ल्स फर्स्ट फिर गुस्से में आके तीसरी दफ़ा भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। अब चार्ल्स फर्स्ट पार्लियामेंटेरियंस को बोलता है कि भाई तुम लोगों का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। 1629 से 1640 तक किंग चार्ल्स फर्स्ट कोई पार्लियामेंटेरी मीटिंग नहीं बुलाते। इसको कहते हैं 11 ईयर्स ऑफ टायरनी, यानी कि 11 साल के लिए चार्ल्स फर्स्ट पार्लियामेंटेरियंस के बिना ही इंग्लैंड को रूल करते हैं। इसीलिए इन्हें एक डिक्टेटर किंग भी कहा जाता है। अब इसे पता चल गया कि पार्लियामेंट का तो सफ़ा हो गया क्लोज, वो तो मुझे पैसा देंगे नहीं और मैंने उनसे बिगाड़ भी ली है। तो ये क्या काम करता है, ये शिप मनी यानी शिप टैक्स इम्पोज कर देता है पीपल्स पे। चार्ल्स फर्स्ट अप्लाइड शिप टैक्स ऑन ऑल रीजन्स, वो तमाम रीजन्स पे, जो चाहे वो कोस्टल हो या इनलैंड हो, उन पे वो शिप टैक्स इम्पोज कर देता है। तो पीपल तो ऑफेंडेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि ये क्या है। एट दैट टाइम पीपल वर अगेंस्ट इट एक्स्ट्रा वेगन्स। इस टाइम पे जो लोग होते हैं वो इसकी जो फजूल खर्ची होती है उस पे उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एंड चार्ल्स फर्स्ट फेस हैवी बैंकरप्सी, तो वो जो चार्ल्स फर्स्ट होता है उसे हैवी बैंकरप्सी फेस करना पड़ता है, यानी वो कर्जे के बोझ के तले दब जाता है। अब इसे बैंकरप्सी फेस क्यों करना पड़ती है, क्योंकि ये जो 11 ईयर्स होते हैं टायरनी के, इस दौरान ये जो 11 ईयर्स होते हैं ये इसकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। यानी पहले इसके साथ बकिंघम होता था तो ये अपना ज़्यादा टाइम बकिंघम के साथ स्पेंड करता था, लेकिन अब ये अपनी पर्सनल लाइफ बिता रहा है। तो उस दौरान वो अपने घर पे तवज्जो देता है, अपने घर को रेनोवेट करवाता है, अपने घर को डेकोरेट करने में बहुत पैसा ज़ाया करता है, अपने पैलेस को ब्यूटीफाई करता है और रोड्स वगैरह बनाता है। इसी वजह से वो बैंकरप्सी का शिकार हो जाता है और लोग उस पर गुस्सा होते हैं। अब जब वो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसे फिर याद आती है पार्लियामेंटेरियंस की। उसे याद आता है कि हाँ भाई पार्लियामेंटेरियंस तो बड़े पैसे वाले हैं, तो अब वो मुझे पैसा देंगे और मुझे इस बैंकरप्सी से वापस निकालेंगे। तो वो 4th पार्लियामेंटेरी मीटिंग बुलाता है 1640 में, 11 साल बाद। अब 11 साल बाद जब पार्लियामेंटेरी मीटिंग दोबारा होती है तो यहाँ पार्लियामेंटेरियंस में जॉर्ज इलियट की जगह जॉन पिम होते हैं, जो कि एक पार्लियामेंट होते हैं। जॉन पिम पुट आ कंडीशन टू रिड्यूस शिप टैक्स, यानी जॉन पिम जो होते हैं वो चार्ल्स फर्स्ट के सामने एक शर्त रखते हैं कि वो शिप टैक्स जो उन्होंने पीपल पे इम्पोज किया है उसको कम कर दें।
लेकिन चार्ल्स फर्स्ट इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और वो चौथी बार भी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। वो पार्लियामेंटेरियंस की कोई बात, कोई भी शर्त मानने को राज़ी नहीं होते। चार्ल्स फर्स्ट बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट मोनार्की, क्योंकि वो एब्सोल्यूट मोनार्की यानी डिवाइन राइट्स ऑफ किंग को फॉलो करते हैं, लाइक हिज फादर, अपने बाप की तरह। इनका ये मानना होता है कि ये किंगशिप गॉड ने इन्हें दी है और ये गॉड की तरह ही रूल करेंगे और सिर्फ गॉड को ही जवाबदेह होंगे और किसी को भी जवाब नहीं देंगे। बट ऑन द अदर हैंड ही वांटेड मनी, लेकिन दूसरी तरफ इसे पैसे की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अब वार करना चाहता है स्कॉटलैंड के साथ, वार अगेंस्ट स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड के साथ वार किया, इसके जुनून चढ़ गया इसके सर पे कि अब मैंने स्कॉटलैंड के साथ भी वार करनी है। अब स्कॉटलैंड के साथ वार करने की क्या रीज़न होती है वो मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। तो ये 5th टाइम भी पार्लियामेंटेरियन मीटिंग बुलाता है, जो कि 1640 में होती है। अब चार्ल्स फर्स्ट के हाथ में कुछ भी नहीं होता और वो पार्लियामेंटेरियंस को बोलता है कि भाई तुम लोगों की क्या शर्तें हैं मुझे बताओ। तो पार्लियामेंट जो है वो पहली शर्त तो ये रखते हैं कि वो उनकी रजामंदी के खिलाफ पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं करेगा, यानी जब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना है तो उसमें पार्लियामेंटेरियंस की भी मर्जी शामिल होगी। और दूसरी शर्त पार्लियामेंटेरियंस ये रखते हैं कि तुमने कैथोलिक्स को बहुत ही छूट दे रखी है, उनको लिमिट में रखना होगा। और ये बातचीत चलती रहती है और इस दफ़ा पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है रिलीजियस इम्पैक्ट, यानी ऐसा क्या रिलीजियन इम्पैक्ट था जिसकी वजह से वो स्कॉटलैंड से जंग करना चाहता था। इन 1633 में विलियम लॉर्ड अपॉइंटेड एज आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। एक विलियम लॉर्ड नाम का जो बंदा था, ये एक रिलीजियस पर्सन था, इससे आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी अपॉइंट कर देता है चार्ल्स फर्स्ट। विलियम लॉर्ड वाज रिलीजियस एडवाइज़र, वो रिलीजियस एडवाइज़र होता है ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट का। लेटर ही वाज अरेस्टेड बाय पार्लियामेंट इन 1640, बाद में 1640 में ये बंदा पार्लियामेंट के हाथों अरेस्ट भी हो जाता है एंड एग्जीक्यूटेड इन 1645, और 1645 में इसे एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। ही वॉज इन फेवर ऑफ कॉमन प्रेयर बुक एंग्लिकन, यानी ये चाहता था कि जो कॉमन प्रेयर बुक है एंग्लिकन की वो स्कॉटलैंड में पढ़ी जाए। स्कॉट्स वर फोर्स टू यूज़ ऑफ कॉमन प्रेयर बुक, चार्ल्स फर्स्ट फोर्स करता है स्कॉटलैंड को कि वो इस कॉमन प्रेयर बुक को पढ़ें। अब यहाँ पे तीनों लैंड्स जो होती हैं वो चार्ल्स फर्स्ट के एंटी हो जाती हैं, इंग्लैंड भी, स्कॉटलैंड भी और आयरलैंड भी, यानी तीनों किंगडम्स जिसको ये रूल कर रहा होता है उसके पीपल इसके एंटी हो जाते हैं। अब इंग्लैंड क्यों एंटी होता है? इंग्लैंड का जो रिलीजन है वो तो है एंग्लिकन। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एंग्लिकन है वो भी प्रोटेस्टेंट्स की एक किस्म है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब इंग्लैंड के लोग इसलिए इसके एंटी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इसने हैवी टैक्स इम्पोस्ट कर दिए हैं, सेकेंडली मैरिज और इसकी टायरनी, जो ये एक डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा है इंग्लैंड को, तो इसीलिए लोग बहुत इससे फेडअप हो गए थे। नेक्स्ट जो स्कॉटलैंड है वो एक प्रोटेस्टेंट कंट्री है, तो ये प्रोटेस्टेंट कंट्री में कॉमन प्रेयर ऑफ बुक को पढ़ने के लिए फोर्स करता है और वहाँ पे हो जाती है बिशप वार, यानी आपस में बिशप्स की वार हो जाती है। इसीलिए वहाँ के स्कॉटलैंड के लोग भी चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड। अब जो आयरलैंड है वो तो है ही कैथोलिक कंट्री, देवर फेडअप बाय प्रोटेस्टेंट किंग, वो तो पहले ही एक प्रोटेस्टेंट किंग से फेडअप थे, तो ये अब तीनों लैंड्स जो हैं इसके खिलाफ हो जाती हैं, इसके एंटी हो जाती हैं। अब वाहिद हल यही होता है कि किंग चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाए, यानी उसको मार दिया जाए। तो इसी वजह से आखिर में अल्टीमेटली इंग्लिश सिविल वार होती है। इंग्लिश सिविल वार 1642 से स्टार्ट होती है और 1651 तक रहती है। इसे वार ऑफ 3 किंगडम्स भी कहते हैं। स्टेटफोर्ड वाज अरेस्टेड ऑन 10 नवंबर 1640। स्टेटफोर्ड नाम का एक बंदा था जिसे 10 नवंबर 1640 में अरेस्ट किया जाता है। ही वॉज एडवाइज़र ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, ये किंग चार्ल्स फर्स्ट का एडवाइज़र था। पार्लियामेंटेरियंस वांटेड किंग चार्ल्स साइन ऑन स्टेटफोर्ड्स डेथ वारंट। अब पार्लियामेंटेरियंस चाहते थे कि चार्ल्स फर्स्ट स्टेटफोर्ड्स की डेथ वारंट पे साइन करे,
लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है। तो पार्लियामेंटेरियंस उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे, तुम्हारे साथ साथ उन्हें भी एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो चार्ल्स फर्स्ट डर जाता है और वो अपने बीवी बच्चों को हॉलैंड में भेज देता है। नेक्स्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट 5 पार्लियामेंटेरियंस। अब चार्ल्स फर्स्ट जो है वो अरेस्ट वारंट जारी करता है 5 पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ, इंक्लूडिंग जॉन पिम, जिसमें जॉन पिम भी शामिल होते हैं, बट दे एस्केप्ड, लेकिन वो इधर उधर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। ये 5 पार्लियामेंटेरियंस सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं। अब जॉन पिम है वो ज़रा सामने आता है और वो 3 बातें सामने रखता है चार्ल्स फर्स्ट के। वो कहता है कि हमें आर्म फोर्सेस पे पूरा कंट्रोल चाहिए, हमें लॉ पे भी पूरा कंट्रोल चाहिए और हमें चर्च पे भी पूरा कंट्रोल चाहिए। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट ऐसा करने से इनकार कर देता है और अल्टीमेटली सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। 1642 में सिविल वार स्टार्ट हो जाती है और दोनों आर्मीज़ एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। एक तरफ होती है चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी और दूसरी तरफ होते हैं पार्लियामेंटेरियंस। चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी में रॉयलिस्ट होते हैं और इनकी जो आर्मी होती है वो वेल ट्रेंड आर्मी होती है, और दूसरी तरफ होते हैं पार्लियामेंटेरियंस जो कि प्यूरिटन्स होते हैं, जिन्हें राउंड हेड्स भी कहा जाता है, और उनके जो हेड होते हैं जो उसको लीड आर्मी को कर रहे होते हैं वो जॉन पिम होते हैं। अब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी जो होती है वो मैंने बताया वेल ट्रेंड आर्मी होती है, इसीलिए वो जॉन पिम को हरा देती है। जॉन पिम की जो आर्मी होती है वो ज़रा वेल ट्रेन नहीं होती, इसीलिए उसे फेलर मिलता है, डिफीट हो जाता है। और फिर जॉन पिम की जगह सामने आते हैं ओलिवर क्रोमवेल। ओलिवर क्रोमवेल बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं। ही वाज चीफ कमांडर ऑफ प्यूरिटन आर्मी। प्यूरिटन आर्मी के ये चीफ कमांडर होते हैं। ही इस्टेब्लिश्ड वेल ट्रेंड आर्मी। ये वेल ट्रेंड आर्मी इस्टेब्लिश करते हैं। चार्ल्स फर्स्ट डिफीटेड बाय ओलिवर क्रोमवेल इन 14 जून 1645, यानी 14 जून 1645 में ओलिवर क्रोमवेल की जो वेल ट्रेंड आर्मी होती है वो चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी को डिफीट कर देती है, हरा देती है, और अल्टीमेटली ओलिवर क्रोमवेल यानी पार्लियामेंटेरियंस की जीत हो जाती है। चार्ल्स फर्स्ट अरेस्टेड इन फरवरी 1647 में चार्ल्स फर्स्ट को अरेस्ट किया जाता है। पार्लियामेंटेरियंस अभी भी चाहते हैं कि नेगोशिएट कर लिया जाए, कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। कुछ बातें चार्ल्स फर्स्ट हमारी माने, कुछ बातें चार्ल्स फर्स्ट की हम मानेंगे, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू निगोशिएट। लेकिन जो चार्ल्स फर्स्ट होता है वो तो निगोशिएट के लिए तैयार ही नहीं होता, बिकॉज ही वॉज स्ट्रांगली बिलीव्ड इन एब्सोल्यूटली मोनार्क, क्योंकि वो एब्सोल्यूट मोनार्क पे स्ट्रांगली बिलीव करता है, वो डिवाइन राइट्स ऑफ किंग पे बिलीव करता है। When asked to say in favor of himself, जब उसे कहा गया कि वो अपनी फेवर में कुछ कहे, then he said he is not answerable for his actions to anyone, he is answerable to God only। तो उसने कहा कि वो किसी को भी कोई बात करने के लिए जवाबदेह नहीं है, वो सिर्फ अपने गॉड को ही जवाबदेह है, वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। After all, he was beheaded in front of common people of England in 13th January 1649। अल्टीमेटली 13 जनवरी 1649 में इंग्लैंड की कॉमन पीपल अवाम के सामने, होल क्राउड के सामने उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया गया, उसको बीहेड कर दिया गया। उस वक्त जब इसे बीहेड करने लगते हैं तो वो अपना कोट मांगता है। वो कहता है कि जब सर्दी की वजह से मेरा जिस्म कांपे तो लोग ये ना समझे कि ये डर की वजह से कांप रहा है, क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड में बहुत ठंड होती है, और इसीलिए वो अपना कोट मांगता है और कोट पहन के अपना सर कलम करवाता है। इसी तरह एब्सोल्यूट मोनार्क का खात्मा होता है और इंटररेग्नम पीरियड स्टार्ट होता है, और इसके बाद स्टार्ट होती है प्यूरिटन एज। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।